ओके जी, माय नेम इज़ डॉक्टर सिकंदर, फिजियोलॉजी टीचर, एंड हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो WBC से पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे लेक्चर्स जो है ना काफ़ी हो चुके हैं, तो रिवीजन में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं टॉपिक्स के नेम और उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है कि जो दोबारा बतानी चाहिए तो मैं उसको सुपरफिशली थोड़ा सा बताता जाऊंगा। हमने ब्लड से शुरू किया। ब्लड में हमने क्या पढ़ा? हमने ब्लड के फंक्शन पढ़े, ब्लड वेसल्स पढ़ी जिसमें वो मूव करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड वेसल्स हो गई। ब्लड वेसल्स के बाद हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिजियोलॉजी जिस तरह से वो फंक्शनल वेसल्स काम करती है ना, उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा। जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होनी है, जहाँ से एक्सचेंज होना है, ज़ाहिर बात वो थिन होगी, जहाँ पे स्टोर होना है वो इलास्टिक होगी। तो इस तरह से हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ब्लड सेल्स कितने तरह के हैं। ब्लड सेल्स पे आ गए कि ब्लड के अंदर है क्या क्या, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं। उसमें पहला हमने पकड़ा किसको? रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल में हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी शेप पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि हाई एल्टीट्यूड पे और लो एल्टीट्यूड पे उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ क्यों जाती है, ठीक है, जिसे हमने सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया का नाम दिया था, जिसे हम फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फीमेल्स में और मेल्स में डिफरेंस क्यों होता है नंबर ऑफ RBCs का, वो भी आपको मैंने फैक्टर्स और रीज़न बताएं। उसके बाद हम चले गए किस पे कि इसके अंदर क्या है। रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। किसका कॉम्बिनेशन है? हीम का और ग्लोबिन का। इसका काम क्या है कि ये कैरी करती है ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए, और सेल से लेती है मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरी लूज कॉम्बिनेशन होता है, ताकि ये एक दूसरे से ईजिली डिटैच हो सके। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि काइंड टाइप ऑफ अनीमिया पढ़ा। अनीमिया होता क्या है कि ब्लड में लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अनीमिया, हीमोग्लोबिन की वजह से, उसकी कमी की वजह से फिर क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की भी सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इसकी हमने टाइप्स पढ़ी। इसकी फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी? हेमरेजिक अनीमिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पर्नीशियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है। वो क्या करता है? मैचुरेशन करता है, आपको पता है। रेड ब्लड सेल पूरे होंगे मगर इमेच्योर होंगे, उनमें प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो वो हमारे लिए फजूल है, वो काम के नहीं है, वो कैरी नहीं कर सकते जब हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एप्लास्टिक अनीमिया पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हेमोलिटिक अनीमिया पढ़ा, जिसमें हमने उसकी टाइप्स पढ़ी। स्फेरिकल अनीमिया पढ़ा, शेप चेंज हो गई रेड ब्लड सेल की, वो टूट जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सिकल सेल अनीमिया पढ़ा, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आए दूसरे सेल पे। दूसरा सेल कौन सा है? वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल की आपको पता है 2 मेजर कैटेगरीज हैं, एक ग्रैनुलर और ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल एंड इओसिनोफिल। और जो हमारा एक ग्रैनुलर है उसमें क्या है? 2 टाइप्स हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है? इओसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। हमने एक एक करके सबको डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात ये की कि न्यूट्रोफिल बहुत से नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म में यही अपना रोल परफॉर्म करते हैं। और इनकी ब्यूटी, इनकी खूबसूरती क्या है कि ये ब्लड सेल के अंदर भी बहुत अच्छा काम, ब्लड के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, आउट ऑफ द ब्लड इनटू द टिश्यूज़ भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जबकि मोनोसाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि मोनोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में इमेच्योर होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और प्रॉपर तरीके से उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना वर्क प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें, जब तक कि वो ब्लड सर्कुलेशन से किस में ना चले जाए? टिश्यू में ना चले जाए। जब वो टिश्यू में जाते हैं तो उनका साइज़ भी बढ़ जाता है, वो मैच्योर भी हो जाते हैं, और वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करते हैं। तब हम उनको क्या कहते हैं? मोनोसाइट्स को। जब वो टिश्यू में चले जाते हैं साइज़ बड़ा कर देते हैं। मैक्रोफेजेज आप नहीं पढ़ ले लोग, आप जाके घर में देख भी नहीं रहे सर, कि थोड़ा सा देख लें। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, कि ये क्वेश्चन मैं दूंगा, उसके बाद भी आपकी ये हालत है, ठीक है। उसके बाद आपने बेजोफिल पढ़ा, हिस्टामिन रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है? हेपारिन रिलीज करता है।
हेपारिन क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर होता है, जो क्लॉट नहीं होने देता जब सर्कुलेशन हो रही है। तो क्लॉट होता क्यों है? प्रोकोगुलेंट होता है, जब वो डोमिनेट करता है तो क्लॉट हो जाता है जब इंजरी होती है। जब प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रही हो, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन हो रही हो, तो उसमें किसी किस्म की क्लॉटिंग नहीं होती ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट दैट इज कॉल्ड हेपारिन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है अब जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, टॉपिक तो सेम है, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, एक छोटी सी मैं एक बात करता हूँ कि आपको मैंने ये पढ़ाया कि जो मोनोसाइट्स हैं जब वो टिश्यू में चले जाते हैं, साइज़ बड़ा कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम सारे पाकिस्तानी बैठे हैं यहाँ पे, राइट? लेकिन कोई लाहौर से है, कोई मुल्तान से है, कोई पेशावर से है, कोई किसी और सिटी से है, तो मैं कह सकता हूँ ये मुल्तानी है, ये लाहौरी है, ये पेशावरी है, ऐसे ही है ना। उसकी लोकेशन के हिसाब से उसको नाम दे रहा हूँ। इसी तरह जो माइक्रोफेजेस हैं तो सारे माइक्रोफेजेस, मगर जिस सिस्टम पे, जिस ऑर्गन के टिश्यू में वो लोकेट करेंगे उस हिसाब से उसको हम नाम देंगे, हैं सारे माइक्रोफेजेस। अब जैसे अगर लंग्स में माइक्रोफेज कोई बैठा है तो उसको हम एल्यूलर माइक्रोफेज कहेंगे। अगर कोई लीवर में बैठा है उसको वान कुफर सेल्स कहेंगे। अगर कोई स्किन में बैठा है तो उसको क्या कहेंगे? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल कहेंगे, या मोनोसाइट, हिस्टोसाइट कहेंगे, सॉरी। जो स्किन में बैठा है उसको क्या कहेंगे? हिस्टोसाइट कहेंगे। समझ आ गई? तो लोकेशन की वजह से उसका नाम चेंज है, मगर है प्रॉपर वो माइक्रोफेज। जिस तरह से हमारे लोकेशन के हिसाब से, शहर के हिसाब से हम लाहौरी कह देते हैं या मुल्तानी कह देते हैं, लेकिन हम क्या है? हम हैं पाकिस्तानी, राइट? ठीक है जी। अब ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ इसके बारे में कि मोनोसाइट क्या है, कि मोबाइल जो माइक्रोफेजेस हैं फिक्स टिश्यू में जब जाएंगे, फिक्स है ना, फिक्स हो गया। मोनोसाइट पहले तो ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर रहे हैं, अब मूवमेंट हो रही है, जब वो फिक्स हो जाएंगे किसी टिश्यू में तो वो माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमारा एंडोथेलियल सिस्टम है, हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, स्किन का सिस्टम है, उसमें भी ये माइक्रोफेजेस जो है ना वो ग्रो करते हैं। स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, और उसके बाद एक सेकंड, मैं किसी और तरफ जा रहा हूँ, सॉरी। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, सॉरी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम हम कम्बिनेशन कहते हैं। एक डेफिनेशन है सिंपल सी कि कम्बिनेशन ऑफ मोनोसाइट, मोबाइल माइक्रोफेजेस, मोनोसाइट हो गए ना, मूव कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद क्या है? मोबाइल माइक्रोफेजेस जो टिश्यू के अंदर चले गए। उसके बाद क्या है? फिक्स टिश्यू माइक्रोफेजेस जो फिक्स हो गए, एक जगह पे रुक गए। और क्या है? एंडोथेलियल सेल्स इन द बोन बैरो। एंडोथेलियल सेल्स तो हर जगह, बोन बैरो में भी होंगे, स्प्लीन में भी होंगे, लिम्फ नोड में भी होंगे। इसका जो कम्बिनेशन है, कंप्लीट टोटल, इसके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है। जस्ट एक डेफिनेशन है, आप इसको देख लेना। अब हम आते हैं सॉरी स्किन पे, वो मैं पहले ज़रा कंफ्यूज हो रहा था। स्किन में जो माइक्रोफेजेस होंगे उनका नाम क्या है? हिस्टोसाइट। ठीक है, जब तक तो स्किन जो है ना वो ठीक है आपकी, उसमें किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं हुई, कोई कट नहीं हुआ, तो वो बजाते खुद एक अच्छा जिसे कहते हैं डिफेंस है। ऐसे ही है, अगर स्किन में कोई कट लग जाए तभी ब्लीडिंग तो होगी, तभी पस पड़ती है, तभी और मसले मसाइल होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो करते हैं और सारा सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब तक स्किन आपकी ब्रोकन नहीं है तब तक तो स्किन ही आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है आफ्टर कट या इंजरी, तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन वहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो वहाँ का लोकल टिश्यू माइक्रोफेज होगा वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा और ज़्यादा माइक्रोफेजेस बना देगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अब कट लगा है, बैक्टीरिया आएंगे, इन्फ्लेमेशन कराएंगे, तो वो क्या करेगा? अपनी परफॉर्मेंस देके उन बैक्टीरियाज पे अटैक करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। जी, पिंपल्स में भी यही होता है? हाँ, पिंपल्स बता एक उसमें बैक्टीरियल तो मैं नहीं कहूँगा इन्फेक्शन, वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज़्यादती की वजह से हो सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी है ना, उसने डेसिपेट होना, निकलना है, तो उसके इफेक्ट स्किन पे और फेस पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको एग्जांपल समझा दूँ। स्किन है,
लंग्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बोन मैरो है, स्प्लीन है, लीवर है, हर जगह पे माइक्रोफेजेस बैठे हैं, एंट्री पे बैठे हैं। मैं आपको इसकी एक ऐसे एग्जांपल दूंगा। डिफरेंट सिटीज़ में आप देखोगे शहर के एंट्रेंस पे नाके लगे होते हैं पुलिस के, ताकि कोई टेररिस्ट ना आए, कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो जो उस शहर के लिए डेंजरस हो। तो यहाँ पे हर आर्गन में, उसके टिश्यू में ये माइक्रोफेजेस के नाके लगे हुए हैं। अगर तो ये नाका स्ट्रांग है और आगे से उसको डील कर लेता है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर तो नाका पे 2-4 बंदे बैठे और आगे से 50 बंदा आ गया तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखें कि हर सिस्टम में, हर आर्गन में क्या बैठे हैं, नाके लगे हुए हैं। किसके? माइक्रोफेजेस के, उसके टिश्यू में। अब दूसरे नाके पे चलो जी, लिम्फ नोड में। दूसरा नाका कहाँ पे लगा हुआ है? लिम्फ नोड में लगा हुआ है। अब लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? हम कह सकते हैं कि सिस्टम बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड सर्कुलेशन। उसके दरमियान में एक लिक्विड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। अब कोई भी बैक्टीरिया अगर टिश्यू में उसने हमला किया है, कोई इन्फेक्शन काज की है, उसके बाद उसने किस में जाना है? ब्लड में जाएगा ना। तो छलांग लगा तो नहीं जाएगा, लिम्फ से होके जाएगा। तो लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पड़े हैं? माइक्रोफेजेस पड़े हैं। वो उसको क्या करेंगे? उसको ट्रैप करेंगे। ट्रैप करने के बाद उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा नाका हो गया। आगे चलो, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसको देख लेना। एनाटॉमी में आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ोगे इसको। एल्वुलर माइक्रोफेजेस। अब एल्वुलर माइक्रोफेजेस में आ जाइए। किसका माइक्रोफेज होगा? किस आर्गन का? लंग्स का। लंग्स में जो एल्वुलर सेल्स होते हैं उसके अंदर ये बैठे होंगे। अब वहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि वहाँ पे ब्लड ने ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड तबादला वहाँ पे हो रहा है ना। तो ये भी अपना जुगाड़ लगाने के लिए वहाँ पे बैठा है कि जो ही ये तबादला हो मैं भी निकल जाऊँ यहाँ से और अंदर जाके फिर तबाही करूँ, इन्फेक्शन करूँ। ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे फिर क्या बैठा है? माइक्रोफेज बैठा है, जिसे हम एल्वुलर माइक्रोफेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि समटाइम्स एल्वुलर माइक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो किसी पार्टिकल को, इन्फेक्शियस इंजूरियस पार्टिकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं? फिर इसके इर्द गिर्द एक वो सेल बनाते हैं जिसे हम जैंट सेल कहते हैं। जैंट सेल बड़ा ऐसे है ना, दरमियान में इसको फंसा लेते हैं, ऊपर से कवरिंग एक सेल बना देते हैं बड़ा। जब ऐसे समझ लें कि एक डॉट लगा के ऊपर से पूरा एक गोल दायरा फेंक दो, तो ये इसको स्लोली इसको क्या करते हैं? किल करने की ट्राई करते रहते हैं। जब तक वो किल ना हो जाए वो सर्कल नहीं छोड़ते। तो अब ये देख लें कि ये एक दूसरा नाका लगा हुआ है जो एल्वुलर वॉल से नहीं जाने दे रहा किसी भी इंजूरियस एजेंट को कि वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए। और वहाँ पे जाके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, वो अपना डिफरेंट तरीके से जो है ना वो एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे? रेड ब्लड सेल को भी तोड़ सकते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्लेटलेट्स को मसला कर सकते हैं, आपके जो प्लाज्मा है उसकी जो कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ब्लड को वो डिस्टर्ब करेंगे जहाँ ब्लड डिस्टर्ब हुआ नहीं, ब्लड का जो नॉर्मल कंपोजिशन वो डिस्टर्ब हुई नहीं, और आपकी सारी की सारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ लगी? ये जैंट सेल वाली बात मैंने आपको बता दी। इसमें उसने एग्जांपल दिया, ट्यूबरकुलोसिस वाले सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, सिलिका डस्ट पार्टिकल्स हैं और कार्बन पार्टिकल, फ्री कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, इसको फ्री कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी आ सकती है। फ्री कार्बन ज़्यादातर ये स्मोक, ये धुएं में होती है ना। आप देखें ना, आप लकड़ी जला दें या कोई टायर जला दें, उसके ऊपर किसी का मुंह रख दें तो वो जल्दी मर जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर जाएंगे, आपके एल्वुलर पे सारी की सारी एक लेयर बना देंगे। जब वो लेयर बन गई तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाएगी, दूसरा ऑक्सीजन नहीं जा रही। आसान तरीका है मारने का। आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं पेपर मुश्किल बना दूँ, फिर ज़रूरत पड़ सकती है। छोटा सा टायर, बस 4 बंदे। अच्छा जी, वान कुफर सेल्स, थोड़ा सा इसको समझ लें। अब ये जो वान कुफर सेल्स है ये कहाँ बैठे हैं? लीवर में। ये नाका कहाँ पे लगा हुआ है? लीवर में लगा हुआ है। डायरेक्टली रिलेटेड है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आपने खुराक खाई,
दो जो मेजर जिसको मैं कहता हूँ कि एंट्री जो है ना इंजूरियस एजेंट की, वो दो ही हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप सांस ले रहे हो, वहाँ से ठोकर से लेके यहाँ तक आते हो, पता नहीं आप क्या क्या इनहेल कर रहे हो, ठीक है ना। इवन 2 कार्बन पार्टिकल्स भी आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप जब खाते हो, हॉस्टल का तो पता नहीं, जब ढाबों पे खाते हो तो आप देखें वहाँ पे ओपन उन्होंने हर चीज़ रखी होती है, उस पर डस्ट भी जा रही है, उस पर धुआं भी जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है, और हम ये कहते हैं कि इस रेडी जैसा टेस्ट और कहीं है नहीं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स का मज़ा होता है, ठीक है ना। वो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर धुआं आ रहा है, ऐश आ रही है, तो कोई नहीं, न्यूट्रिएंट्स है, खाओ, डस्ट में भी न्यूट्रिएंट्स है, खाओ, तो और कोई हल नहीं है ना। तो हम कहने का मकसद क्या है कि हम इस तरह की डाइट लेते हैं। अब हमने डाइट ली, उसमें बैक्टीरियाज जा रहे हैं, खा लिया हमने, डाइजेशन हुई, अब्जॉर्प्शन होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब जब अब्जॉर्प्शन होनी है तो उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स जाने हैं, अमाइनो एसिड्स जाएंगे, जिसमें ग्लूकोज जाएगा, जिसमें क्या जाएंगे, सॉल्ट्स वगैरह जाएंगे, सारा कुछ जाएगा। तो उसके साथ साथ इंजूरियस एजेंट भी जाएंगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जाने हैं जनरल ब्लड सर्कुलेशन में। जनरल ब्लड सर्कुलेशन जानते हो ना, जो पूरे बॉडी को हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है, न्यूट्रिएंट्स भी और ऑक्सीजन भी, ऐसे ही। अब ये अगर डायरेक्ट जनरल उसमें जाती है सर्कुलेशन में, तो उसके साथ तो बैक्टीरिया भी जा रहे हैं, वो सेल तक चले जाएंगे, वो टिश्यू तक चले जाएंगे, अजाब पड़ जाएगा। तो इससे पहले न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से लेने के बाद, आफ्टर डाइजेशन, ये जो ब्लड है ये सारा कुछ लेके जाता है, बैक्टीरियाज को भी या कोई और इन्फेक्शियस एजेंट्स है उसको भी लेके जाता है पहले लीवर में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का नाम सुना है? ये बाईपास है, ब्लड सर्कुलेशन का बाईपास है। दोबारा सुन ले, आपको अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर डाइजेशन हुई तो न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं ना ब्लड ने, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा ब्लड, कितनी दफ़ा बता चुका, और जाएगा टिश्यू को और सेल्स को देगा, ऐसे ही। उससे पहले ये लीवर में जाता है। अब बात समझ लगी क्यों लीवर में जाता है? ताकि जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स हैं, बैक्टीरियाज है या कोई और चीज़ें हैं, इंजूरियस एजेंट है, वो वहाँ पे किल करे। कौन किल करेगा? उसमें सेल कौन से हैं? वन कुफर सेल पहले उसको किल करे। किल करने के बाद फिर वो जो ब्लड है वो साफ होके किस में चला जाएगा? जनरल सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब बात ओके है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से, या मैं अगर प्योरली उसको कहूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन करने के बाद न्यूट्रिएंट्स की ब्लड लीवर में जाता है, वहाँ से डिटॉक्सिफाई होता है, वहाँ से वो बैक्टीरियाज वगैरह है जो इंजूरियस एजेंट्स हैं उसको किल करता है, साफ़ सुथरा होकर ब्लड फिर न्यूट्रिएंट्स के साथ आगे मूव कर जाता है पूरी बॉडी में। अगर डायरेक्ट जाएगा तो प्रॉब्लम हो गई डेफिनेटली। ठीक है, ठीक हो गया। आज माइक्रोफेजेस स्प्लीन और बोन मैरो में मैं कहता हूँ जी कि हमने अभी तक ये पढ़ा है ना कि सेल से या टिश्यू में कोई मसला है, उसमें बैक्टीरिया बैठा है, उसने मूव करना है ब्लड सर्कुलेशन में, तो लिम्फेटिक सिस्टम बैठा है, लिम्फ में जो माइक्रोफेजेस है वो मार देंगे। आपने सांस लिया, उसमें इंजूरियस एजेंट गया तो एल्वियोलाई में बैठा है। अगर आपने खाना खाया तो लीवर में बैठा है। 3 चीज़ें हो गई। स्किन है तो फिर किस में बैठा है? वो स्किन के सेल्स में बैठा है, हिस्टोसाइट्स। ठीक है ना, ये 4 चीज़ें हमने। मैं कहता हूँ जी कि हर चीज़ से बच बचा के वो बैक्टीरिया को इतना चालाक था या इंजूरियस एजेंट को इतना चालाक था या कंसंट्रेशन में वो ज़्यादा थे, कुछ ना कुछ बच बचा के वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच गए। अब ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच गए, ब्लड सर्कुलेशन में जो भी चीज़ जाएगी वो स्प्लीन में जाएगी, बोन मैरो में जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। तो एट द एंड फिर बोन मैरो में भी और स्प्लीन में भी माइक्रोफेजेस बैठे हैं जो उसको क्या करते हैं? इंट्रैप करते हैं और उसको क्या करते हैं? किल करते हैं। ये रेटिकुलर सिस्टम अभी पीछे पढ़ा था ना, जिसमें वो सारे कॉम्बिनेशन था, वो सिस्टम इसको क्या करता है? किल करता है और फैगोसाइटाइज्ड करता है। नेटवर्क, मैशवर्क, जाल समझ लो। फिर दुआ, हाँ दुआ प्रेस। मैं एक समझ उसका जवाब दूँ। अगर यार अभी मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अगर नाका स्ट्रॉन्ग है तो एंटर नहीं होने देंगे,
अगर नाके से ज़्यादा जो एंटर हो रहा है टेररिस्ट वो स्ट्रांग है तो फिर मसला होगा। तो हमें इन्फेक्शन होता ही क्यों है? इसी वजह से होता है ना कि अगला स्ट्रांग है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा पूरे का पूरा बॉडी सिस्टम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जब तक आपकी एज है, आप यंग हो, एज फैक्टर तो फिर सब में होता है ना। जब तक आपकी एज है, अगर आप बीमार हो रहे हो समहाउ उसमें कुछ ना कुछ आपका पार्ट है रिगार्डिंग आपकी फीड, रिगार्डिंग आपका लिविंग स्टाइल। कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप फीड प्रॉपर नहीं लेते, तो ये दो फैक्टर हैं जो आपको फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे रह रहे हो, आप 2-3 दोस्त हो, एक ही एज हो, खाना पीना इकट्ठे करते हो, एक बंदा ही आप में से बीमार क्यों हो रहा है? इन्वायरमेंट तो सबके लिए सेम है। उसका सिस्टम कुछ ना कोई प्रॉब्लम है ना, या फीड का प्रॉब्लम है या फिर उसके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। आप अगर जितनी मर्जी अच्छी फीड ले रहे हो, डाइजेस्ट हो रही है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो क्या आपको आपके प्रॉपर जो टिश्यूज पड़े उनको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या फ़ायदा उसको खाने का? ऐसे ही है ना, जो चीज़ आप खा रहे हो उसके बाद आप लेट गए हो, वही चीज़ आपका किस में कन्वर्ट हो रही है? फैट में कन्वर्ट हो रही है, सबकट फैट में कन्वर्ट हो जाती है, मार्जिनेशन हो जाती है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। मार्बलिंग जिसे कहते हैं, मार्जिनेशन नहीं, मार्बलिंग। मार्बलिंग होती है इनसाइड का जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर फैट चली जाती है। जी आपका क्वेश्चन था पहले। फेज है क्या है? फेज, द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड मैक्रोफेज। तो डायबिटीज के लिए एक टैबलेट यूज होती है, ग्लूकोफेज। ग्लूकोफेज, यस यस यस, देयर इज कॉम्बिनेशन। माइक्रोफेज मीन खाने वाला, ग्लूकोफेज ग्लूकोज खाने वाला। तो ग्लूकोज ही तो ज़्यादा है ब्लड में, उसी को तो कम करना है, तो उसको क्या करेगा? खा जाएगा। खाने का मतलब यूटिलाइज करेगा सर। लेकिन ग्लूकोफेज का एक सबसे बड़ा ये नुकसान है, जो उसको यूज़ कर रहे हैं सर, वो एब्नॉर्मल सेल्स के साथ हेल्दी सेल्स को भी तबाह करते हैं। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि ग्लूकोज का लेवल अगर कम चला जाएगा तो ग्लूकोज सेल को तो चाहिए ना। यस सर। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी सियाणी मेडिसिन हो कि जो नॉर्मल सेल्स है उनको पहुंचाए ग्लूकोज और जो एबनॉर्मल है उनको ना पहुंचाए। तो फिर चस में जिस तरह क्या कहते हैं, चस में क्या है? कस भी है, ऐसे ही है ना। तो ये होता है। बाज़ोकात ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, दुनिया में कोई भी मेडिसिन है, किसी का भी आप कह सकते हो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है? होम्योपैथिक आप मेडिसिन लेंगे उसके बाद जो 16-16 घंटे सोए रहते हो, कभी इसका पता है? डल हो जाता है बंदा। बस भाई, और क्या क्वेश्चन है? ओह, दोबारा ना बोलना आप। ग्लूकोफेज से वेट लॉस क्यों होता है आप बता दो, इतना तो पढ़ा दिया है। ग्लूकोज यूटिलाइज हो रही है, उसी ग्लूकोज ने फिर क्या किस में कन्वर्ट होना? अगर ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इनमें से कोई भी चीज़, ट्राइग्लिसराइड हो, फ्री फैटी एसिड्स हो, ये ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एट द एंड फैट में कन्वर्ट होंगे, तो वो वेट बढ़ा देंगे। तो जब प्रॉपर ग्लूकोज यूज़ हो रही है, ग्लूकोफेज के थ्रू मैक्सिमम यूज़ हो रही है, तो वेट कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट पे चलें। ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसमें ना एक सरप्राइज़ है थोड़ा सा, और उनको भी दिया आपको देता हूँ। लिम्फोसाइट, पहली बात तो क्या है कि दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ये कैटेगरी इसलिए है कि एक सेल जो बी लिम्फोसाइट है वो ह्यूमोरल मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट के थ्रू वो प्रोड्यूस होती है। दूसरा है टी लिम्फोसाइट, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। दोनों इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है, एक में ह्यूमोरल है, एक में सेल मेडिएटेड है। ठीक है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट द डिजीज, एनी डिजीज। अब एक मेरी बात गौर से सुने, अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म है इम्यूनिटी, तो पीछे जो हमने पढ़ा है वो क्या है? नो, वो इम्यूनिटी नहीं है, वो डिफेंस है। समझा देता हूँ, वो डिफेंस है, ये पार्ट ऑफ डिफेंस है, ये भी डिफेंस, मगर ये डिफेंस है इम्यूनिटी से। उसकी रीज़न बता देता हूँ। पिछले जितने भी हमने सेल्स पढ़े वो बजाते खुद डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, बजाते खुद। माइक्रोफेजेस है खुद खा रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स है खुद जा रहे हैं, बेजोफिल है, ये जो है ये आगे एक और चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम एंटीबॉडीज़ का नाम दे रहे हैं, जिसे हम सेल मेडिएटेड या ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे जाकर एक्ट कर रही है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा, तो इसको हम क्या कहेंगे?
इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, अभी आपको बताया, और सेल मीडिएटेड है, इसको पढ़ लेना। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ी सी दो डिफरेंस चीज़ें हैं जिसको एंटीबॉडीज़ का इंट्रोड्यूस कराओ आप किसी एनिमल में, बछड़े में एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस कराओ। जैसे हम कहते हैं ना कि जो आफ्टर पार्चुरेशन जो बछड़ा होता है, या ह्यूमन साइड पे भी जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क सेकंड मिल्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? इम्यूनिटी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एंटीबॉडीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो बॉडी के अंदर, या बछड़ा है या काव है या ह्यूमन साइड पे मज़ीद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ मोर एंटीबॉडीज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। कह सकते हैं नेचुरल ही हो गया ना। हाँ, शॉर्ट टर्म होती है। अब देखो ना, एक बच्चा है, उसने भी सांस लेना है इसी इन्वायरमेंट में, बैक्टीरिया उसमें भी जाने हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसके पास होना चाहिए ना कोई मैकेनिज़्म। अपना मैकेनिज़्म इम्यून सिस्टम का इतना स्ट्रॉन्ग है उसका कि जितने बैक्टीरिया हम, अब वो सांस ले रहा है अगर, तो बैक्टीरिया तो वो भी वही ले रहा है ना जो हम ले रहे हैं। हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग है, उसका नहीं है, इसलिए उसको क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी बार बार चाहिए। जब भी कोई एनिमल जो काऊ कर लें या शीप कर लें, या उनके जब बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, तो जो पहले दो दूध होते हैं वो नहीं, उनको उसको बोली भी कहते हैं, उसको अपने में यूज़ नहीं करने देते, वो गलत करते हैं। उसमें एक चीज़ हो सकती है, अक्सर ये है कि जो फार्म लेवल पे ना, जो फार्म्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे मेडिसिन बहुत यूज़ कराते हैं, एंटीबॉडीज़ बहुत यूज़ कराते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इसलिए यूज़ शायद ना कराते हो कि उसका इफेक्ट होता है। सर पहले 4 दिन शायद होते हैं, 4 से 5 दिन। यार मैं तो सिंपल बात बताऊँ, ये अगर कुछ कोई करते हैं, मुझे इसकी फार्म लेवल पे अगर कोई करते हैं, डेफिनेटली उसकी कोई उनके पास कोई रीज़न होगी। मेरे पास जो रीज़न है कि यूज़ कराना चाहिए वो ये रीज़न है। अगर वो नहीं कराते तो कोई मेडिसिन का इफेक्ट या कोई और रीज़न हो, मुझे नहीं पता। किसी फॉर्म वाले से पूछ लेंगे, मैं भी पूछ लूँगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, मुझे आइडिया नहीं है फॉर्म का, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। जैसे आप वैक्सीन कराते हो, वो वैक्सीन जो है वो वायरस जो है वो किल्ड भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है। जो ही वायरस जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। जब उस पर अटैक करता है तो या तो वो किल्ड होता है या वो वीक होता है।